हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पीवाईक्यू आपको पेपर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो जैसे कि आपका प्रारंभिक का जो पेपर हुआ थे 12 से 2023 तक के, मेंस का 12 से 17 तक है। ठीक है, अब 2025 का जितने भी पेपर हुए हैं यूपी के वो सब हम कंप्लीट कराएंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, एई का, नर्स का, मंडी परिषद का और भी बीओ सभी एग्ज़ाम हैं जो भी यूपी में हैं वो कंप्लीट कराएंगे, प्लस एक यूपीएससी का 5 साल का कंप्लीट करा देंगे। वो आप यूपी पीसीएस के लिए करिए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए, तो हम 2023 का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का पेपर ये 28/5/2023 को हुआ था। तो भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन इस प्रकार से बना है। ध्यान से देखना, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पुरातात्विक स्थल हैं, एक तरफ है वर्तमान स्थान। ठीक है, अब हम जो चीज़ें बताएंगे एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे। आप अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप अलग से हाल पहचान जाएंगे, हाल, क्योंकि चीज़ें हम पढ़ लेते याद हो नहीं पाती हैं। तो हम ऐसी चीज़ें, ऐसे ट्रिक लेके आएंगे जैसे आपको हर एक चीज़ याद हो जाए। जैसे कि आपके पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान है। ठीक है, आपने प्रश्न का पैटर्न देख लीजिए कैसे आ रहा है। तो जैसे कि नेवासा है, नेवासा वर्तमान स्थान महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ईशमपुर, ईशमपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। डिडवाना कहाँ पर है? राजस्थान में। गुड़ियांग गुफा कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। अब ये चीज़ें कैसे याद रहेंगी तो बार बार देखिए फ्रेंड्स, नोट करिए। और कुछ ट्रिक भी दे रहे हैं, जैसे कि नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में। तो नेवासा, तो महान लोग निवास, नेवासा से निवास, निवास कहाँ पर करते हैं महान लोग? महाराष्ट्र में। महान है ना महाराष्ट्र। ठीक है, निवास करेंगे महाराष्ट्र में करेंगे। ठीक है, अब ईशमपुर, ईशमपुर कहाँ पर? कर्नाटक। अब उल्टा फुलटा मत सोच लेना, बस ट्रिक है मेरा। ईशमपुर, ईशमपुर, ई से इश्क विश्क, कैसे लोग कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं, कर्नाटक कर रहे हैं। ठीक है, नाटक कर रहे हैं, इस विश्क कुछ नहीं होता, नाटक करते हैं सब, नाटक, कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए डिडवाना, डिडवाना, डिडवाना कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो डिडवाना, वाना, वन्ना वन्नी। ठीक है, वन्ना वन्नी बोलते हैं राजस्थान में, तो बोलते हैं डिडवाना, डिडवाना। ठीक है, वाना, वाना, वन्ना वन्नी कहाँ पर? राजस्थान में। इस प्रकार से याद कर लेना। गुड़ियाम गुफा, गुड़ियाम गुफा कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब एक लड़की है गुड़िया और गुफा है। ठीक है, गुफा में कह रही है तू मिल, कहाँ पर मिले? तमिलनाडु। तू मिल, तमिल। ठीक है, मिल कहाँ पर? गुफा में मिल गुड़िया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? चरक संहिता 120 अध्याय 8 खंडों में क्या है? विभाजित है चरक संहिता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब पहला कथन दे रहा है कि विष्णु पुराण से मोरवंश की जानकारी मिलती है। दूसरा कथन दे रहा है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। अब तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। अब याद कैसे रखना है देखिए, विष्णु, विष्णु श्री कृष्ण के अवतार मान लीजिए आप। ठीक है, भगवान कृष्ण के अवतार। तो कृष्ण जी अपने माथे पर मोर पंख धारण करते हैं, तो विष्णु पुराण मोर वंश की जानकारी मिलती है, ऐसे याद रखिए। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। वायु, अब कभी वायु चलती है, हमको क्या पता कब वायु चल जाए? गुप्त तो ये रहती है ना, रहस्य में ही तो रहती है, कब लहर का झोंका आ जाए, कब वायु उड़ जाए, कब मतलब तूफान आ जाए। वायु मतलब ऐसे तूफान वगैरह समझिए आप, वायु समझिए। ठीक है, तो ये गुप्त ही तो रहता है। तो वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। कुछ इस प्रकार से ये ट्रिक है भाई, ऐसे याद आपको रखना है। ठीक है, अब जैसे कि आप अब आ गया, कभी विष्णु पुराण आया तो आप भगवान कृष्ण को क्लिक करिए। ठीक है, ऐसे करके। जैसे कि यहाँ पर दिया है विष्णु पुराण से मोरवंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल ठीक है। जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिल जाती है। वायु और विष्णु और ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो हमें गुप्त वंश की जानकारी मिल जाएगी। स्पेशली जो विष्णु पुराण है उससे हमें मोरवंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग दर्शन प्रचारक सही सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर तो काफ़ी दिया है और हर बार एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम आपको याद करा देंगे। वैशेषिक कणादमूल, ठीक है, न्याय का गौतम हो जाएगा, पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा, वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा का वादरायण हो जाएगा। अब याद कैसे रखने हैं देखिए फ्रेंड्स, वैशेषिक, शेषिक मतलब एकदम श्राप, श्राप याद करिए, श्राप इस प्रकार से तो लिखते हैं श्राप, ये भी श्राप इसी प्रकार से आ रहा है। तो विष की तरह श्राप मिल जाएगा अगर किसी मुनि को कड़वा सड़वा बोला, आपने कड़ा सड़ा बोला तो कड़ाद मुनि। ठीक है, कड़ाद मुनि वैशेषिक हो जाएगा, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, न्याय तो गौतम, भगवान मतलब बुद्ध जी को याद करिएगा, गौतम बुद्ध बोलते हैं हम लोग,
तो ऐसे करके आप याद रखना कि वो तो भगवान है, तो भगवान ही तो हमारे संग गौतम बुद्ध ही तो न्याय करेंगे। न्याय किसका? गौतम का। ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। पूर्व मीमांसा जैमिनी, तो हम पहले पूर्व मीमांसा कर लेते हैं, फिर जय और मैं करते रहते हैं। जय जय जी 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 आता रहते हैं हम लोग फिर। ठीक है, पहले पूर्व मीमांसा बना लेंगे किसी के भांति, फिर जय जय जी जी करेंगे। ठीक है, तभी तो जय जय करेंगे। पहले पूर्व मीमांसा करेंगे तभी तो सोचेंगे, तभी तो जय जय करेंगे। ठीक है, जय मैं नहीं। ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा। ठीक है, पहले हमने प्रश्न किया किसी से, फिर उत्तर हम कब मिलता है? हमें बाद में तो मिलता है, बादरायण। ठीक है, पहले कोई प्रश्न करेगा, उत्तर हम कब उत्तर की मीमांसा कब करेंगे? बाद में तो करेंगे, बादरायण। ठीक है, अब वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा दोनों ही बादरायण की हैं। तो अब देखिए वेदांत दर्शन, अब हम किसी के बारे में वेदांत पढ़ेंगे, फिर दर्शन कब करेंगे? बाद में तो करेंगे दर्शन। पहले वेद पढ़ लो, फिर उसके बाद दर्शन कर लो भैया। वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा बादरायण की हैं, ध्यान से आप लोग देख लेना भैया। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? आलमगीरपुर करता है पूर्वी सीमांत का। अब जैसे कि यहाँ पर सभी दिए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल आपका कौन सा है? सुल्तानगेट और बलूचिस्तान में। ठीक है, ये हमारी 4 दिशाएं। 1 मिनट, ये हमारी 4 दिशाएं। ठीक है, इधर हमारा पाकिस्तान बलूचिस्तान है, तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पश्चिमी हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम बता रहे हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सुल्तानगेट और बलूचिस्तान। ठीक है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश हमारे यूपी में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उत्तरीय पुरास्थल। अब उत्तरी हमारा ऊपर की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर है ना, तो मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक है, उत्तरी पुरास्थल है। ठीक है, आगे देखिए दक्षिणी पुरास्थल हमारा नीचे की साइड में। ठीक है, इधर तो यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र देमाबाद महाराष्ट्र, ये दक्षिणी पुरास्थल है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? ठीक है, मतलब एकदम ठीक बैठ रहा है, तो कौन सा है? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सबसे पहले यूनानी शक कुषाण है। USK। ठीक है, यू शक कर रहा है तो मुझ पर कुषाण। ठीक है, यू शक कुषाण। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे याद रखिए आप। तो पहले कौन है? यूनानी है, यू शक कुषाण। ठीक है, इस करके याद करना। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सम्मिलित नहीं है पूछा है? तो जो प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली जल्दबाजी में प्रश्न ही नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन तो कहाँ से ही सही करें। तो प्रश्न को बहुत ही धैर्यपूर्वक पढ़िए फ्रेंड्स। ठीक है, ये अभी समझाने का टाइम है, फिर नहीं कोई समझाएगा। ठीक है, फिर तो आप अपनी मर्जी का कहिए और फिर भोतिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सम्मिलित नहीं है? प्रैक्टिस कीजिए जितना हो जाए। पहले PYQ पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सम्मिलित नहीं पूछा, तो गंगाबाई गणेश देव लीला, ये पूरा गलत है। बाकी ये है हमारा राइट सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बाकी हमारा सब कुछ यहाँ पर दयाबाई विनय मल्लिका है, सहजोबाई सहज प्रकाश है, सोन कुमारी शॉर्टबेली की कविता। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, ये मुझे लगता है ये फिर से आ सकता, तो इसे आप याद रखना। बाकी प्रश्न का आंसर आपका D हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिए। गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवित्री थी। ठीक है, गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ है गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री मधुर अली का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए वैदिक कालीन प्रशासन में बागधूक कौन अधिकारी था? फ्रेंड्स, तो ये राजस्व कर जमा करने वाला था। अब भाग दू लिखा है। ठीक है, अब भाग गुणा तो हम तभी करेंगे हमारे पास पैसे होंगे ना, राजस्व होगा, राजस्व खजाना। ठीक है, पैसे सिक्के सोने चांदी के। ठीक है, भाग गुणा तभी तो होता है भाग दू। तो भाग दू कैसे? राजस्व कर जमा करने वाला है। ठीक है, ऐसे करके आप क्लिक करिए। वैदिक कालीन प्रशासन में बागदू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि अचवावधूत अधिकारी एवं आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है।
वह बिच्छू थे तो कौन थे? वे नागसेन थे। ठीक है फ्रेंड्स, नागसेन थे, ये याद रखना। पाली ग्रंथ मिलिंद पंदों में बौद्ध बिच्छू नागसेन तथा हिंद यवन शासक मनांडर मिलिंद के संवाद हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख चुके हैं प्राचीन इतिहास से 9 क्वेश्चन बने हैं 2023 में यूपीपीसीएस के पेपर में 9 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन बनना है मध्यकालीन इतिहास से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। हर एक पेपर को ले लेके आएंगे जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए कहाँ से कितने क्वेश्चन बनना है, कैसे क्वेश्चन बनना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, ये बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये वाली राइट हो जाएगी, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितना भी दिया है इल्तुतमिश रज़िया के पिता थे, बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। सार तुर्कन ये इल्तुतमिश की पत्नी थी, बिल्कुल ठीक है। हमीदा बानो बेगम है वो मुग़ल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, किसकी पत्नी थी? हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है, खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। ऐसे प्रश्न काफ़ी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। खरीदा अरबी शब्द जिसका अर्थ है चमड़े या रेशम की थैली। रियासत काल में शासकों का शाही पताचल इसी खरीदा थैली में पत्र रखकर होता था। अब देखिए सूची 1 को फिर से 2 से करना सम्मिलित। ठीक है, अब देखिए ऐसे दे दिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो अब देखिए अब यहाँ पर आपको पुस्तक दी है, विषय दिए गए हैं। तो मीरात ए सिकंदरी में गुजरात विजय के बारे में। ठीक है, सिकंदर भी आ गए, कलंदर भी आ गए। ठीक है, ऐसे कुछ एक सॉन्ग है। तो अब देखिए सिकंदर से आप याद करिए विजय। अब सिकंदर का नाम ही सुन के आप विजय विजय चिल्लाइए, मतलब विजय। ठीक है, अब आ गया कभी तो आपको ऐसे याद रखना मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय। ठीक है, अब देखिए बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। अब बुरहान से आप बहमनी याद रखिए। ठीक है, अहमदनगर का इतिहास इसमें बिल्कुल ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। रियाज उस सलातिन है भाई। ठीक है, रियाज उस सलातिन ये बंगाल का इतिहास है। इसमें किसका इतिहास है? बंगाल का इतिहास है इसमें। अब ये कैसे याद रहेगा भाई, फिर आप इसे याद रखना। बाकी आगे देखिए रियाज उल ईशा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह इसमें। रियाज उल ईशा, ठीक है, हम रियाज कर रहे हैं किसका? गवाह गा कर पत्रों का कर रहे हैं। ठीक है, महमूद गवाह गा कर। ठीक है, रियाज कर रहे हैं। ठीक है, गवाह ऐसे करके आप याद रखना है। ठीक है, रियाज उल सलातिन। ठीक है, साले बगल में गाल। ठीक है, ऐसे करके सला मतलब गाल में दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना, कैसे करके याद रख लो। कह रहा है कि साले मतलब बगल गाल में चाटा मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। और रियाज उल ईशा मतलब ईशा, हम रियाज कर रहे हैं गवा गा कर। ठीक है, पत्तों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चारों आपको मैंने बता दिए, याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से आ जाएगा एग्जाम में, आ सकता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है? निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है? तो कौन किया? डी ऑप्शन, अजीजुद्दीन खान। ठीक है, अजीजुद्दीन खान। अब फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद नाम इसका। ठीक है, ये क्या, ये अनुवादकार दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध हुए। 300 संस्कृत पुस्तकों का जो अनुवाद हुआ है उसको हम दलियाल ए फिरोज शाही भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करना पड़ेगा हमको। देखिए बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधव राव। ठीक है, इस प्रकार से। तो बालाजी विश्वनाथ यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले 1713 से 1720 ईस्वी, बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 ईस्वी, माधव राव फर्स्ट 1761 से 1772 ईस्वी, नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी। अब ये सब आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये सब आपको बता दिया, अब मुझे पता चलेगा
अब मैं ये जो मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको PYQ, इनसे ही मैं अपने नोट्स बनाऊँगी, ठीक है, पूरा डिटेल से। तो वो क्लास करा देंगे पूरा, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, PYQ भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा PYQ के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर पूछा क्या जाता है, ठीक है। और इनका पूरा डिटेल वाइज हम क्लास लेके आएंगे। अभी आप इतना नोट कर लें, चलिए। और थोड़ी सी जगह आप अपने नोट्स में छोड़ते जाना, जो चीज़ें आपको याद नहीं रही उनको ही नोट करना। आगे देखिए, कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया था? जैनुल आबिदीन, ठीक है। इसको हम दूसरा खबर भी बोल देते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरा पढ़ा देंगे हम। 1420 में अली शाह का भाई था शाही खान, जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह कश्मीर का प्रथम शासक। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया गया। किसका? महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगड़ी का, ठीक है। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से कुछ मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह, ठीक है। किसके? मोहम्मद शाह। वेरी इंपॉर्टेंट कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? चारों ही नाम फेमस हैं। अब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ा हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया हो, तो आप कहाँ से मोहम्मद शाह खरीदोगे? सब लोग ज़्यादातर यहाँ पर जहांगीर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, टप्पा शैली, ठीक है, संगीत की टप्पा शैली। टप्पा, हम मुराद से हो जाते हैं, हम मोहम्मद से बन जाते हैं, मुफ्त से बन जाते हैं। क्यों? संगीत का टप 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 संगीत सुनते हुए हम एकदम मुराद से हो जाते हैं, मोहब्बत से हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपने देख लिए, देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। 16 क्वेश्चन आपके प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए हैं। 16 प्रश्न बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। अपनी आंखों से आपने देख लिए। कोई टीचर आता, शॉर्ट वीडियो बनाता, उसमें बताते इतना क्वेश्चन इससे ऐसे कुछ तो पल्ले ही नहीं पड़ता। तो अब आपको बिल्कुल ही दिमाग में आ गया होगा कि 2023 के पेपर में 16 प्रश्न आए। ऐसे ही 2024 में, 25 में और भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्राचीन इतिहास और क्या कहते हैं मध्यकालीन इतिहास को आप हल्के में मत लीजिए। 16 क्वेश्चन बहुत होते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन टफ लगे? 16 में से आप अगर मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 10 क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। और इतिहास इतना हल्का बना दिया, ठीक है। आप ढंग से पढ़ेंगे तभी तो कर पाएंगे। चलिए अब देखेंगे आधुनिक इतिहास। मानते हम कि कठिन क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब आपने देख लिया, आपने थोड़ा सा पैटर्न देखा, समझा, आप उनसे आप सब पढ़िए तो आप कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन आते हैं, अब 12-13 क्वेश्चन आसान कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए, आधुनिक इतिहास बकबक नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, क्योंकि 741 पेज हमें कंप्लीट करने हैं। अभी तो हमारे 5 ही पेज कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। आधुनिक इतिहास देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह आरंभ सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पर स्टार लगा है फ्रेंड्स, ठीक है। गलत आयोग ने उत्तर दिया, लेकिन यहाँ पर हम सही प्राप्त करेंगे। देखिए, लखनऊ में 4 जून 1897 को हुआ, झांसी में जून 1897 में हुआ, मेरठ में 10 मई 1897 हुआ, बैरकपुर में 29 मार्च 1897। सो फ्रेंड्स, मुझे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पता था ढंग से, ये वाला 10 मई वाला, ठीक है। बाकी तो मुझे पता ही नहीं था। लखनऊ वाला भी इम्पोर्टेंट है, 4 जून 1897 फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चारों को आप लिख लेना। एक नोट दे रहा है, देखिए, कुछ स्रोतों में लखनऊ में 1897 के विद्रोह की प्रारंभिक तिथि 4 जून 1897 दिया गया है, जबकि NCERT कक्षा 12 की पुस्तक में लखनऊ विद्रोह के प्रारंभिक तिथि 30 मई 1897 दी गई है NCERT में, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही उत्तर माना। विकल्प बी क्या कहा है यहाँ पर देखते हैं, झांसी माना है, ठीक है। सम्मिलित नहीं है, तो ये झांसी वाला इस आयोग ने सही माना है। बाकी तो यहाँ पर झांसी वाला सही सम्मिलित नहीं माना, बाकी तो सब सही है, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संगठन दिल्ली वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? कौन सा था? अनुशीलन समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने
जो हमारा अनुपालन है उनको सील मतलब सील कर दे, बंद कर दिया, मतलब अब नहीं इसको छोड़ेंगे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, तो ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। अब कभी आया क्वेश्चन आपको नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा तो ऐसी ही बातें याद आएंगी आपको। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए द्वितीय फर्स्ट आ जाए और पूछ ले नहीं है द्वितीय, द्वितीय शब्द याद रखना, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय मर गए थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब हार्डिंग बम कांड आ गया या दिल्ली षड्यंत्र केस आ गया तो दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा, तो ये इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है। इंद्र नारायण द्विवेदी। अब इंद्र से किसानों को तो वैसे भी पहले से दुश्मन थे, क्योंकि कभी बारिश इतना कर देते थे, कभी इतना सूखा कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया? इंद्र नारायण। पहले भी त्रेता युग वगैरह उसमें भी इंद्र ही डिसाइड करते थे किसानों का। क्या किसानों की कैसी सभा होगी? वही कृषि वाली सभा होगी, ठीक है। अच्छी हुई तो किसान खुश हो गए, ऐसे ही आप थोड़ा सा कनेक्ट करिए, ठीक है। किसान सभा का मुझे पता है आपको 100% याद हो गया होगा, ठीक है। किसान सभा। चलो, अवध में होम रूल लिंग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा, ठीक है। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। अब इन तीनों के नाम कैसे रखें, ठीक है। इंद्र से भगवान इंद्र याद करिए आप, ठीक है, इंद्र। अब गौरी शंकर से, गौरी शंकर मतलब महादेव याद करिए, शंकर जी को याद करिए। मदन मोहन, अरे भगवान कृष्ण भाई, ठीक है। तो ये तीनों ही देवता आ गए। कभी क्वेश्चन बनता है एक नाम अलग दे दिया तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईस्वी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। ऐसे आपको दिया वो सही उत्तर का चयन करना, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। किसने? ईवी रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। अब देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की परीक्षा की है। केरल में बाईकोम त्रावणकोर नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, के.पी. केशव मेनन, टी.के. माधवन तथा के. कलप्पन ने भाग लिया था, ठीक है। ये सब नाम याद रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा गया था? तो रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित की। आज़ाद हिंद फौज के नए ब्रिगेड थे, जिसका नाम था आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो मातंगनी हजारा, कनक लता बरुआ और अरोड़ा अशरफ अली और शांति घोष। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा शांति घोष, ठीक है। अब देखिए, प्रसंगत विकल्पों में शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। दातव्य है कि दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की 2 स्कूली छात्रा शांति घोष, सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शेष विकल्प सभी जो हैं वो महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। अब देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? कौन सी अंतिम था यहाँ पर? तो कौन सा था? मोपला विद्रोह, ठीक है। अब यहाँ पर सभी दे दिए हैं। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, होम रूल, ठीक है, मोपला आंदोलन। तो यहाँ पर आपका सबसे अंतिम वाला मोपला विद्रोह हुआ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे होम रूल कब हुआ? 1916 में। जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल 1919 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919 में। मोपला कब हुआ? वर्ष 1921 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्रश्न दे दिए। 2023 में 23 प्रश्न ही आए हैं इतिहास में। आप लोग देख सकते हैं पूरा 2023 का पूरा पेपर 150 प्रश्न देखेंगे। कहीं और मिलता है कि इतिहास का, तो आप देख लेना। लेकिन अभी आप देख चुके हैं कि इतिहास का बहुत बड़ा वेटेज है। इतिहास के टोटल 23 प्रश्न आए हैं, ठीक है।
23 प्रश्न आए हैं, तो आप लोग इतिहास को हल्के में ना लें, ठीक है। 23 में से फ्रेंड्स आपके 15 प्रश्न आप अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम भूगोल से प्रश्न। हमारा 24 प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। देखिए भारत का भूगोल से देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तो कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देवप्रयाग उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। अच्छा प्रश्न है, तो अभी हम देखेंगे। जैसे कि हमारी नदियाँ हैं और उद्गम स्थल दिए गए हैं, तो यमुना नदी यमुनोत्री, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक, महानदी स्यावा। तो अब देखिए यमुना से यमुनोत्री तो हमको याद है भाई, कृष्णा वाला हमें अच्छे से देखना। देखिए तो कृष्णा महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, ठीक है। कृष्ण भगवान, तो हम उनको महान तो बोलेंगे ना, महा है ना, ठीक है, महा है, महान, ठीक है, महा से महान, ठीक है, महाबलेश्वर ऐसे रखिए आप याद। जो कृष्णा नदी है उद्गम कहाँ पर है? महाबलेश्वर, ठीक है। अब देखिए गोदावरी नासिक, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी कहाँ पर है? नासिक। अब गोदावरी गोद में भरी है, ठीक है, कोई उसका नाश ही नहीं कर सकता, ठीक है। गोद में भरी है तो कोई उसका नाश नहीं करता, मतलब नाशिक, कोई उसका नाश नहीं कर सकता। गोद में अगर कोई इंसान है, बच्चा है, तो उसका कोई नाश ही नहीं कर सकता, कितना भी दाना वाला है कोई नाश ही नहीं कर सकता नाशिक, ठीक है। अब देखिए महानदी, महानदी कहाँ पर है? स्यावा, ठीक है। अब जो इंसान महान होगा वो सिंहासन पर होगा, मतलब स्यावा। जो इंसान होगा, महानदी है वो कहाँ पर? स्यावा, सिंहासन पर होगी एकदम महानदी, तो वो स्यावा, ठीक है। महान होगा जो वो स्यावा मतलब सिंहासन पर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित है? तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित सही है? ये क्वेश्चन अभी आरोग्य पेपर में भी आ गया, तो अभी जस्ट देखेंगे। सारे दर्रे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। वैसे तो यहाँ पर सही सम्मिलित है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति उत्तराखंड में, नीति दर्रा है वो उत्तराखंड में, ठीक है। जब हम कोई नीति बनाए तभी तो उत्तर दे पाएंगे, तो नीति दर्रा उत्तराखंड में। हम सब कुछ एकदम ट्रिक से याद कराएंगे, एक एक चीज़ याद कराएंगे। चलिए नोट्स वाली क्लास में सब कुछ वैसे ही याद कराएंगे। अभी PYQ का है, तो देखिए दर्रे हैं एक तरफ है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। तो देखिए खादुल्ला, मुझे भी खुद नहीं याद होता तो मैंने सोचा अब तो हम ऐसे ही याद करेंगे, कुछ भी हो जाए। खारदुगला और काराकोरम और जोजिल्ला और चांगला। अब खारदुग खाएंगे कुरकुरे, जो चांगला, ठीक है, चांगला चबा चबा के, ठीक, चांगला खाएंगे कुरकुरे जैसे जो चबा चबा के, ठीक है, चांगला। ऐसे कुछ याद कर लीजिए कि कहाँ पर? लद्दाख में करेंगे, ठीक है। खारदुल्ला, काराकोरम, जोजिल्ला, चांगला और लद्दाख, ये कहाँ पर? लद्दाख में सब कुछ, ठीक है। अब देखिए पीर पंजाल और बनिहाल, ये जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल लिखा, ठीक है, और बनिहाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स। अब देखिए सिटी किला, रोहतांग और वड़ालाचा और यांगजी, दीवान, भाभा, पारंगला और मणिरंग, ये सब कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला, रोहतांग, कहाँ पर? शिवकिला, रोहतांग, वड़ालाचा, यांगजी, दीवान, भाभा, पारंगला और मणिरंग, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स, ठीक है। अब शिवकिला, ठीक है, ये हो गया, मैंने इतना बता दिया, आगे देखिए। मुलिंगला, माना, नीति और लिपुल कहाँ पर? उत्तराखंड में। नाथुल्ला, जेतला, ये कहाँ पर? सिक्किम में। सेला, बोमडिला, दीफू, ये अरुणाचल प्रदेश में। तुजू कहाँ पर? मणिपुर में। तुजू कहाँ पर? मणिपुर में। थालघाट और भोरघाट कहाँ पर? महाराष्ट्र में। थालघाट और भोरघाट कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब देखिए खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? खनिज संपदा के संदर्भ में, अब देखिए पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अन्य
यथा लिथियम निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई करंट अफेयर्स में कोई कुछ भंडार मिल रहे हैं सोना के, लोहा के, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता, तब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम कौन से किस लिए महत्वपूर्ण है? शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम, तो ये फ्रेंड यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। तो जो शिवाना समुद्र जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा कल्पक्कम। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया। देखिए, कर्नाटक में शिवाना समुद्रम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1902 में की गई थी। तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज के, ठीक है, यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेंगे, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है बेतवा नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है, नहीं है पूछा तो प्राणहिता महानदी, ये वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वाला नहीं है आपका सही। बाकी आपका हेमावती कावेरी बिल्कुल ठीक है। मालप्रभा कृष्णा और मंजरा लिखा है। ठीक है, मंजरा गोदावरी में, तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही आप नोट्स में कंप्लीट करके इसको लिखिए। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। देखिए, प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की। ठीक है, प्राण हम जो, अब आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए, जो हम प्राण दे रहे हैं वो अपने जिससे हमें प्राण है उनकी गोदी में ही देना चाहते हैं। ठीक है, तो प्राणहिता गोदावरी नदी। ठीक है, ऐसे याद रखिए। और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दावरी दक्षिण। ठीक है, दक्षिण गंगा। अब देखिए, इसकी सहायक जो नदियाँ वो देखिए, तो नदियाँ देखिए, सबसे पहले जो गोदावरी है इसकी सहायक नदियाँ देखिए, प्राणहिता है, मंजरा है, प्राणहिता है, मंजरा है, इंद्रावती है, वैनगंगा है। ठीक है, कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, देखिए अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काविनी है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ देखिए आप, देखिए कृष्णा है तुभ्रभद्रा, श्री कृष्ण को अगर गुस्सा आ जाएगा तो वो तुभ्रभद्रा उतार देंगे आपको। ठीक है, तो कृष्ण कोयना, उनके लिए तो कोयली भी मुराद करती है कोयना। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं घाट प्रवाह, घाटों पर प्रवाह। अब गोपियाँ उनको देखने के लिए घाटों को प्रवाह कर रही हैं भाई। माल प्रवाह, माल पानी भी लेके आते हैं श्री कृष्ण के लिए, माल प्रवाह मतलब माखन वगैरह। ठीक है, माल प्रवाह। और पंचगंगा, उनके लिए तो गंगाओं के पंच लगे जाते हैं भैया, पंचगंगा। ठीक है, पंचगंगा ऐसे करके याद रखिए। कुछ अच्छा स्पेशल नेम आ रहा है वो भगवान श्री कृष्ण से कृष्णा नदी के बारे में पूछ रहे हो तो आप ऐसे कुछ याद कर लेना भाई। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, सब कुछ याद कर लेना। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे जल विभाजक वाटर शेड कहते हैं। ठीक है, वाटर शेड कहते हैं। अब देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, अभी कथन ए कथन आर। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तक शुष्क रहता है। ठीक है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित और दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब आप यहाँ पर सोचिए कौन सा प्रश्न आपका कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। कथन ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था वहाँ पर तो बिल्कुल सही बातें थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करना, हर बार ऐसे प्रश्न बनते हैं। तमिलनाडु तक दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है। ये हवाएं फिर पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं, जल्दी ठंडी हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सह्याद्री की हवाएं वाले हिस्से और पश्चिमी तटीय मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। इससे हवाओं में नमी कम हो जाती है, इसलिए ये हवाएं पश्चिमी घाटों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित के पूर्व में थोड़ी वर्षा करती हैं। इन क्षेत्रों को वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जाता है।
ठीक है। अब देखिए लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो सही है तो हम सीधे देखेंगे, केवल एक सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ये मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और इस मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो ये वाली बात गलत है। इस प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निश्चलन क्रिया के परिणामस्वरूप होता है। इस मृदा में उर्वरकता कम होती है किंतु इसमें लोह एवं एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा अगल है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना जैविक पदार्थों की कमी होती है। अब यहाँ पर कैसे दिया प्रश्न, अब ये प्रश्न भी दिमाग घुमाने वाला है। देखिए निम्नलिखित कथनों में लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न में सही पूछा और आपको दो ऑप्शन दे दिए, कौन कौन सा देखिए। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है, दूसरा कथन दिया है आपको, इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। अब आपसे सही क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल एक केवल दो। अब यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निश्चलन क्रिया के परिणामस्वरूप होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निश्चलन क्रिया के परिणामस्वरूप होता है। इस मृदा में उर्वरकता कम होती है किंतु इसमें लोह एवं एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना पदार्थों की कमी होती है। मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर, पठार आदि क्षेत्र में हो जाता है। तो भाई यहाँ पर तो सी ऑप्शन दे रहा है, सी ऑप्शन मतलब केवल एक दे रहा है। तो ठीक है ना, केवल एक दे रहा है, ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, कमी कह रहा है ना, इसमें तो पाया जाता है लोह ऑक्साइड एल्यूमिनियम। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या है, नवीकरणीय हैं। कैसे हैं, नवीकरणीय हैं। ठीक है, ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल है। जबकि गैर प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि जो कि नवीकरणीय हैं। अतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये मैंने भारत का भूगोल बता दिया था, भारत का भूगोल के क्वेश्चन बताए थे मैंने। तो इतिहास से लेकर भारत के भूगोल तक के आपके कितने प्रश्न बने हैं, आपके प्रश्न 34 बने हैं। कितने प्रश्न बने हैं, 34 प्रश्न बने हैं आपके। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, विश्व भूगोल का देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना का क्या कारण है। दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। तो बी ऑप्शन कोएलिसिस बल है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिसिस द्वारा की जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिसिस रखा गया। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए कौन से झील देश सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओनेगा कनाडा, यही वाला नहीं है, बाकी ये वाला ठीक है, मैंने नहीं पूछा इस वजह से। ठीक है, बाकी जो आपके तीन दिए गए हैं, माराकाइबो वेनेजुएला बिल्कुल ठीक है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल ठीक है, बेकाल रूस, ये सब ठीक है। बाकी ये वाला आपका राइट था आंसर में। ठीक है, ओनेगा झील, ओनेगा जो झील है वो रूस में स्थित एक झील है ओनेगा। ठीक है, ना कि कनाडा में। रूस की अन्य प्रमुख झीलें देखिए, बेकाल और लदोगा, बेकाल और लदोगा। ठीक है, काल बनना है भाई वैसे भी कौन, रूस बनना है यूक्रेन के लिए, तो फिर ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, गन की तरह ऐसे अपना अत्याचार करता रहता है अमेरिका, वैसे भी गन। ठीक है, तो अमेरिका। ठीक है, ऐसे करके याद रखना, मिशिगन अमेरिका। ठीक है, अब देखिए माराकाइबो झील वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला झील, ठीक है, और स्थित एक लेगून झील है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, माराकाइबो। अब देखिए यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, डी ऑप्शन है
ठीक है। आगे देखिए, डोनेस्टक बेसिन डोनावास वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है और कोयले का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन के कोयले भंडार का 90% इसी डोनेट्स कोलफील्ड में स्थित है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी नदी है? बी और सी दोनों ही हो जाएंगे, कोलोराडो और रियो ग्रांडे। ठीक है। अब देखिए, रियो ग्रांडे में कोलोराडो दोनों नदियां संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको देश के सीमा पर स्थित हैं। रियो ग्रांडे दक्षिण और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर मैक्सिको प्रमुख नदियां कोलोराडो नदी के साथ में से एक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण मध्य कोलोराडो में उत्पन्न होती हैं और अब मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। कोलोराडो नदी दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर मैक्सिको में प्रमुख नदियां रियो ग्रांडे के साथ में से एक है। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो के रॉकी पर्वत से शुरू होकर पश्चिम और दक्षिण में उत्तर पश्चिम मैक्सिको से कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में सी ऑप्शन को सही माना है। ठीक है, जो कि त्रुटिपूर्ण बताया, उसने सही नहीं बताया आयोग ने। ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 का चीन बताया है। ठीक है, नहीं कहा था, लेकिन बाकी आपके मांटोवीडियो उरुग्वे में है, जकार्ता आपका इंडोनेशिया में, रोटरडैम नीदरलैंड में, बिल्कुल ठीक है। बाकी देखिए, इगारका लिखा है। ठीक है, बंदरगाह रूस में स्थित है। ठीक है, यह बंदरगाह येनिशे नदी के इगास्काया के तट पर स्थित है। मांटेवीडो बंदरगाह उरुग्वे तथा जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। रोटरडैम बंदरगाह, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह, नीदरलैंड के दक्षिण होलैंड प्रांत के रोटरडैम शहर में स्थित है। ठीक है। आगे देखेंगे, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है? डी ऑप्शन स्पेन एवं अमेरिका वासियों को जाता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है। अब देखिए, रेगिस्तान पर विचार कीजिए। उनके आकार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित सबसे छोटे से सबसे विस्तृत मतलब बड़ा। ठीक है, वहाँ तक पहुँचाना है आपको। अब देखिए, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, जबकि प्रश्न के अनुसार ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, उसके बाद सहारा मरुस्थल। तो सबसे छोटा यहाँ पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल से शुरू करेंगे हम यहाँ पर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी एक पहले, फिर उसके बाद चौथा गोबी वाला, फिर उसके बाद अरेबियन, उसके बाद हमारा सहारा। तो जी चारों के आप एकदम सीक्वेंस आप याद रखना। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका महासागरीय लवणता, तो यहाँ पर लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। जो महासागर की जो लवणता है वो कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है। अब देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ध्यान से पढ़ना। इतनी सारी जो बातें यहाँ पर लिखी पड़ी हैं, इनसे 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हर साल एग्जाम में बन जाते हैं, तो इस वजह से इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आ जाती है, परंतु उच्चतम लवणता 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, जबकि उसकी मात्रा 36 अंश रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। कर्क रेखा व मकर रेखा 23 अंश 30 मिनट अक्षांश क्रम से उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध पर है स्थित है। ठीक है। अतः इस स्थान पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर 24 घंटे में सामान्यतः 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आना चाहिए, परंतु पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व तक घूर्णन करती है। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में प्रतिदिन ज्वार लगभग 25 से 26 मिनट देर तक आता है। ज्वार के 6 घंटे 12.5 या 13 मिनट बाद निम्न ज्वार भाटा आता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा की अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करता है। ज्वार केंद्र जब अपना एक चक्कर पूरा करता है, तब चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गया होता है तथा ज्वार केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने में 50 से 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इस प्रकार एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने पुनः आने में 24 घंटे
50 या 52 मिनट समय लगता है। उसी स्थान पर अपकेंद्री बल के कारण चंद्रमा के विमुख भाग में 12 घंटे 25 या 26 मिनट पर ज्वार आता है। वेगुला धारा एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणामस्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी या अमावस्या को होता है। ठीक है, अल नीनो के संदर्भ में बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने आंसर पे आ जाते हैं क्योंकि फिर गलत चीज़ याद हो जाती है ना। देखिए पहला हमारा यही वाला आंसर ठीक है। केवल एक क्या कह रहा है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पैरों के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये गर्म धारा पैरों के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। इसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। गलत है ये बात, आपका सिर्फ ये वाला सही है। अब देखेंगे अल नीनो के बारे में। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ बच्चा है। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान, स्थिरीकरण में वृद्धि और समुद्र के पोषक तत्वों में कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन